तो वैंकूवर तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे और भी कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया है, एक कंट्री यहाँ पर बेलाइज है, कैपिटल इसकी बेलमोपान। फिर ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद होंडुरास के बारे में डिस्कस किया था, कैपिटल इसकी टेगुसिगल्पा। फिर एल सेल्वाडोर है, सैन सेल्वाडोर इसकी कैपिटल। फिर निकारागुआ, कैपिटल है इसकी मानागुआ। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर एक कंट्री और दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट आपको, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है सैन जोस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सैन जोस इसकी कैपिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सैन जोस। ध्यान में रखिएगा। चलिए, है ना। और एक लास्ट कंट्री यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पनामा, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पनामा, कैपिटल है इसकी पनामा सिटी। कैपिटल क्या है इसकी? पनामा सिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहीं पर मैंने आपको बतलाया था कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करने के लिए एक कनाल बनाया गया है, कनाल कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसका नाम है पनामा कनाल। ठीक है, आर्टिफिशियल है ये, बेसिकली ह्यूमन मेड है। ठीक है ना। नेचुरली नहीं था ये कनाल, इसको बनाया गया है, तो इस वजह से ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, ह्यूमन मेड कनाल। कनाल्स जनरली ह्यूमन मेड ही होते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं उसको। ठीक, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। तो ये पॉलिटिकल फीचर आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फिर यूएसए के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में और डिस्कस किया है। हालांकि इन कंट्रीज़ के बारे में भी आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कैरिबियाई कंट्रीज़ हैं, कैरेबियन देश हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन पहले अभी हम लोग इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक बार वाटर बॉडीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो इन कंट्रीज़ को भी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए, इधर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ आपको कनाडा, यूएसए, इसके आसपास देखने को मिलती है ना। देखिए, आपको जो वाटर बॉडीज़ लिखना है, नोट्स बनाना है इसका। तो जो भी वाटर बॉडी में जो भी आपको सी बताऊंगा, ठीक है, तो आप उसमें या सी बताऊंगा या कोई गल्फ होगा या कोई बे होगा, तो उसके सामने में डैश दे करके आप बस इतना लिख लिख लेंगे कि कौन से ओशियन का पार्ट है, अटलांटिक का है कि आर्कटिक का है या पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, कौन से ओशियन का पार्ट है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहीं से बनेगा। देखिए, यहाँ पर आपको कनाडा के नॉर्थ में एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, जिसका नाम होगा ब्यूफोर्ट सी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है, ये जो सी है, ये क्या है? ये आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाली लाइन से ऊपर है, मतलब आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में दिख रहा है। इस कारण से हम लोग कहेंगे कि ब्यूफोर्ट सी जो है वो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। ब्यूफोर्ट सी इज पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, है ना। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद ब्यूफोर्ट सी के जस्ट इधर ईस्ट में यहाँ पर एक गल्फ ऑफ बूथिया भी है। मैप में नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, गल्फ ऑफ बूथिया भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ बूथिया आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा इस बात को भी। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हो गई? ब्यूफोर्ट सी है, उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ बूथिया है, दोनों आर्कटिक ओशियन के ही पार्ट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैफिन बे के बारे में, है ना। देखिए, बैफिन बे जो है आपको आर्कटिक ओशियन में आधा हिस्सा उसका दिखेगा। जिस तरीके से हमने बैफिन आइलैंड को डिस्कस किया था, तो आधा हिस्सा बैफिन आइलैंड का आर्कटिक ओशियन में था, आधा हिस्सा अटलांटिक ओशियन में था। उसी तरीके से ये बैफिन बे जो है आपका वाटर बॉडी, एक आधा हिस्सा इसका आर्कटिक ओशियन में और आधा हिस्सा इसका अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है। तो 3 वाटर बॉडीज़ अभी तक हमने डिस्कस की करी हैं। कौन कौन सी? ब्यूफोर्ट सी है, उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ बूथिया भी है। ठीक है, इस मैप में नहीं दिया हुआ है लेकिन है वो, है ना। गल्फ ऑफ बूथिया भी है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं बैफिन बे के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एक वाटर बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जस्ट नीचे आएंगे, बैफिन बे के थोड़ा और साउथ में आएंगे, है ना, साउथ ईस्ट में आएंगे, तो यहाँ पर लैब्राडोर सी देखने को मिलता है।
अब यहाँ से हमारा ओशियन चेंज हो जाएगा, ओशियन परिवर्तित हो जाएगा। इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल के आपको अब नीचे दिख रहा है, ठीक है? और आर्कटिक सर्कल के नीचे आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। तो लैब्राडोर सी जो है यहाँ पर आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 4 वाटर बॉडीज हो गई हैं, ब्यूफोर्ट सी, गल्फ ऑफ बूथिया यहाँ पर, फिर बैफिन बे। ये तीनों आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड थे, हालांकि बैफिन बे जो है वो आर्कटिक और अटलांटिक दोनों से रिलेटेड था। उसके बाद यहाँ पर लैब्राडोर सी की बात कर रहे थे हम लोग, अटलांटिक ओशन से ये भी आपका रिलेटेड है। फिर थोड़ा इधर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बतलाया था कि इधर कनाडा में आपको यहाँ पर एक पेनिनसुला देखने को मिलता है, जिसका नाम था उनगावा पेनिनसुला, है ना, ध्यान रखिएगा, उनगावा पेनिनसुला। उनगावा पेनिनसुला आपको देखने को मिलता है इधर कनाडा में। यहीं पर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है जिसका नाम है जेम्स बे, है ना। जेम्स बे नाम की एक वाटर बॉडी आपको देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है ये भी, जेम्स बे भी, है ना। चलिए, अच्छा, मेक्सिको में आपको मैंने 2 पेनिनसुला और बताए हैं, वो उसको भी आप याद रखेंगे। मेक्सिको की जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे, तो मेक्सिको में भी मैंने बताया था कि मेक्सिको का जो 2 पेनिनसुला है, एक तो यहाँ पर आपको युकाटन पेनिनसुला देखने को मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर आपको बाजा पेनिनसुला देखने को मिलता है। बाजा पेनिनसुला या उसको कैलिफोर्निया पेनिनसुला भी हम लोग कहते हैं। तो वो पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें अगर, तो वाटर बॉडीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हडसन बे तक हम लोग आ गए थे। हडसन बे के थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी और दिखती है, जिसका नाम है जेम्स बे, जिसका नाम है जेम्स बे। ये भी वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स बे भी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट होगा ये, ठीक है। ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट होगा, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पॉइंट को अगर डिस्कस करूँ मैं आपसे, तो हडसन बे के बाद यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडी दिखती है। आइए दूसरे मैप की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर आते हैं, आइए यहाँ पर आएंगे तो हडसन बे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेम्स बे भी आपको दिख रहा है ना। गल्फ ऑफ बूथिया भी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर सारी वाटर बॉडीज़ आपको दिख जाएंगी। ब्यूफोर्ट सी है, गल्फ ऑफ बूथिया है, बैफिन बे है, उसके बाद लैब्राडोर सी तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हडसन बे है। उस वाले मैप में जेम्स बे नहीं था, यहाँ पर आपको जेम्स बे भी देखने को मिल जाता है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेम्स बे। अच्छा, यहाँ पर लैब्राडोर सी के बाद से हम लोग जो भी वाटर बॉडी डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे अटलांटिक ओशियन के पार्ट हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, है ना। उसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि कौन सा जो है ओशियन का पार्ट है, ये सब वो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक आइलैंड बताया था, याद होगा आपको, उस आइलैंड का नाम था न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। क्या नाम था उस आइलैंड का? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और एक प्लेस भी, एक पोर्ट भी मैंने आपको बताया था, सेंट जॉन्स पोर्ट, है ना। सेंट जॉन्स पोर्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। जब मैं नदियों के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा कि ओंटेरियो नाम का एक लेक है, वहाँ से एक रिवर की शुरुआत होती है, सेंट लॉरेंस रिवर की, और वो नदी यहीं पर आकर के मिल जाती है इसी वाटर बॉडी में। इसी कारण से इस वाटर बॉडी का नाम गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। चलिए, उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग डिस्कस करें, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस हो गया ये आपका। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बे देखने को मिलता है जिसका नाम है बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी भी देखने को मिलता है। यहीं पर हैलिफैक्स प्लेस भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। यहीं पर इसी इसी क्षेत्र में हमने हैलिफैक्स नाम का भी एक प्लेस पढ़ा था, ठीक है, हैलिफैक्स। और यहीं पर आपको एक वाटर बॉडी दिखती है जिसका नाम है बे ऑफ फंडी। तो कितनी सारी वाटर बॉडीज़ हो गई हमारी। ब्यूफोर्ट सी आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, उसके बाद गल्फ ऑफ बूथिया आर्कटिक ओशियन का पार्ट है,
बैफिन बे आपको आर्कटिक और अटलांटिक दोनों ओशियन में उसके एक्सटेंशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर लेब्राडोर सी की हमने बात करी थी, अटलांटिक ओशियन का पार्ट था ये। हडसन बे भी अटलांटिक ओशियन का पार्ट था और जेम्स बे भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट था। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर बे ऑफ फंडी को भी हमने डिस्कस किया है, ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, हिस्सा है। चलिए थोड़ा और नीचे आइए, थोड़ा और नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर आपको एक वाटर बॉडी दिखती है अटलांटिक ओशियन में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इसका नाम है सरगैसो सी, है ना। सरगैसो सी अटलांटिक ओशियन का पार्ट है ये, ठीक ध्यान में रखेंगे। इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको इस वाटर बॉडी का नाम सरगैसो सी इस वजह से रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक सरगैसम नाम का एल्गी देखने को मिलता है ना। सरगैसम नाम का एक एल्गी देखने को मिलता है, इस कारण से इस वाटर बॉडी का नाम सरगैसो सी रख दिया गया। अब यहाँ पर इसकी खासियत एक और है, इसको हम लोग अ सी विदाउट कोस्ट लाइन भी कहते हैं। सरगैसो सी को अ सी विदाउट कोस्ट लाइन भी कहा जाता है ना। अ सी विदाउट कोस्ट लाइन भी इसको कहा जाता है सरगैसो सी को। ये भी इसका इम्पोर्टेंस है। दुनिया में एकमात्र ऐसा सागर है, ऐसा सी है जो किसी जिसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। अ सी विदाउट कोस्ट लाइन, सरगैसो सी। क्लियर? आइए उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला को जो डिस्कस किया था, और हालांकि इस पॉइंट के बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में मैंने आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको, जब मैंने गल्फ और बे का डिफरेंस आपको समझाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गल्फ है, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही है। यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला के आसपास आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है ये, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड है ये, ठीक ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको के ही आसपास आपको यहाँ पर गल्फ ऑफ कैंपेश भी देखने को मिलेगा। इसी पॉइंट पर गल्फ ऑफ कैंपेश भी आपको देखने को मिलता है, अटलांटिक ओशियन का ही एक पार्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक और वाटर बॉडी देखने को मिल जाती है जिसका नाम है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक। कैरेबियन सी, आइए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज को हमने अभी तक डिस्कस किया है। इस वाले में आपको मैं जूम करता हूँ जिससे चीज़ें और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आइए सबसे पहली तो वाटर बॉडी यहाँ पर हमने डिस्कस करी थी ब्यूफोर्ट सी के बारे में, वो आपको ध्यान में होगा, आर्कटिक ओशन का पार्ट हमने कहा था इसको। यहीं पर आपका गल्फ ऑफ बूथिया भी है, ये भी आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। यहाँ पर आपका बैफिन बे है, आर्कटिक और अटलांटिक दोनों में इसके एक्सटेंशंस जाते हैं। फिर लेब्राडोर सी को डिस्कस किया था अटलांटिक ओशियन में। फिर यहीं पर हडसन बे था, अटलांटिक ओशियन का पार्ट। यहाँ पर आपका जेम्स बे था। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जहाँ पर मैंने आपको न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के बारे में बताया, वहाँ पर आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिलता है, अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है वो। यहीं पर हेलिफैक्स जो प्लेस हमने पढ़ा था, वहाँ पर बे ऑफ फंडी भी आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ फंडी तक। उसके बाद आ जाइए थोड़ा नीचे, तो सरगैसम नाम का एल्गी मिलता है यहाँ पर, इस कारण से इसको सरगैसो सी कहते हैं। दुनिया की एकमात्र ऐसी वाटर बॉडी है जिसको हम लोग 80 विदाउट कोस्ट लाइन भी हम लोग इसको कह देते हैं। फिर आ गए थे गल्फ ऑफ मैक्सिको पर, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर गल्फ ऑफ कैंपेश पर आ गए थे, युकाटन पेनिनसुला के ही आसपास आपको देखने को मिलता है। फिर बात करी थी हमने कैरेबियन सी की, ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड एक लास्ट वाटर बॉडी और आपको ध्यान में रखनी है, जिसका नाम होगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है, जूम कर रहा हूँ मैं आपको, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, पनामा नाम की जो कंट्री हमने पढ़ी थी ना, उसी के नॉर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ डैरियन आपको दिख रहा होगा, है ना। ये भी अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, हालांकि वैसे और डेप्थ में आप जाएंगे तो कैरेबियन सी का पार्ट है, लेकिन कैरेबियन सी अल्टीमेटली किसका पार्ट है? कैरेबियन सी तो अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है ना।
तो ये गल्फ ऑफ डैरियन भी कल को ओशियन पूछ दे तो आपका जवाब होगा अटलांटिक ओशियन, कल को सी पूछ दे तो आपका जवाब होगा कैरेबियन सी। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स की और चर्चा करते हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं हम लोग पैसिफिक ओशियन में कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज दिखती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पनामा के साउथ में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर फिर पैसिफिक ओशियन की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी दिखेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ पनामा। क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पनामा जो है अपने आप में क्या है, एक इस्थमस है ना, जल डमरू मध्य है। तो इस पनामा क्या करता है, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से अलग करता है। हालांकि अब तो उसको कनेक्ट कर दिया गया है पनामा कनाल के थ्रू, लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो पनामा अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से डिवाइड करता है। तो पनामा के साउथ में क्या होगा, आपको कौन से ओशियन की शुरुआत हो जाएगी, पैसिफिक ओशियन की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक वाटर बॉडी दिखती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है ये, ध्यान में आप इसको रखेंगे। इसके बाद जो मैंने आपसे बाजा पेनिनसुला के बारे में डिस्कस किया था, बाजा पेनिनसुला, वहाँ पर आपको एक वाटर बॉडी दिखेगी जिसका नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये बाजा पेनिनसुला था ना, बाजा पेनिनसुला था ना ये, है ना। तो यहीं पर आपको एक वाटर बॉडी दिखती है जिसका नाम है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। और एक लास्ट वाटर बॉडी और आपको ध्यान में रख लेनी है यहाँ पर, अलास्का के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यूएसए का जो है 51st स्टेट है अलास्का, और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अलास्का भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड। इन सारे वाटर बॉडीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कहीं पर भी डाउट हो तो आप अगले क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं।